तो बहरहाल फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उर्वरक क्या होते हैं। तो उर्वरक देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बनिक होते हैं, एक अकार्बनिक होते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में उर्वरक क्या होते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जो फसल की उत्पादकता को या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रयोग में ले जाते हैं, उनको उर्वरक कहते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से ऐसे उर्वरक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो आगे देखेंगे। तो देखो सबसे पहला काम है इनका फसल की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना। और क्या है, इनका जो उत्पादन किया जाता है वो औद्योगिक पैमाने पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं छोटे छोटे या फसल है, फसल के पौधे होते हैं, उनको पोषक तत्व मिल सके। क्या मिल सके? पोषक तत्व मिल सके। और क्या है कि उर्वरक जो होते हैं उनके अंदर जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन होते हैं जो कि उर्वरक के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, जो कि पोषकों की आपूर्ति के लिए काम में लिए जाते हैं। और क्या है कि ये जो है ये मृदा की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता समझ रहे हो आप, कि कोई भी फसल है तो उसके पौधे होंगे, तो उस पौधे के लिए जल की जरूरत पड़ेगी, तो जल को कुछ टाइम तक कंज्यूम कर सकें, अर्थात धारण कर सकें। तो ये जो उर्वरक हैं वो मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है? उससे मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। और मृदा की अगर उर्वरकता बढ़ेगी तो उससे क्या है, साथ साथ में उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। तो उर्वरकों के दो प्रकार जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पहले तो होते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक समझ रहे हो कौन से होंगे? अकार्बनिक वो होंगे जिन्हें हम बनाएंगे प्रयोगशाला के अंदर। और एक होते हैं कार्बनिक। अब कार्बनिक कौन से होते हैं? कार्बनिक को एक तरीके से हम दूसरी भाषा में कहें तो कह सकते हैं ये जैविक खाद होती है। ये देखो इमेज के द्वारा हम जैविक खाद देख सकते हैं, ये जैविक खाद है। जैविक खाद का मतलब जो गोबर वगैरह से, अगर मेनली देखा जाए तो गाय या भैंस के जो गोबर होते हैं उससे बनाई जाती है। और भी इसके अंदर कुछ तत्व होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप जान लें कि कार्बनिक अर्थात जैविक खाद। और अकार्बनिक के अंदर क्या होगा? इसके अंदर नाइट्रोजन आएगा, फॉस्फेट आएगा, पोटास आएगा। तो ये तीनों एक तो अलग अलग हो जाएंगे। एक होता है एनपी, एनपी का अंदर जिसके अंदर नाइट्रोजन भी हो और फॉस्फेट भी हो। एक होता है एनपीके जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास तीनों की तीनों पाए जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकार्बनिक, यानी कि बे रासायनिक उर्वरक जिनको औद्योगिक पैमाने पर, किस पर? औद्योगिक पैमाने पर रासायनिक विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। और इनमें पादप वृद्धि हेतु पोषक तत्व होते हैं। अब कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं इनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन से होंगे। तो देखो पोषक तत्व होंगे, नाइट्रोजन होगी, इसके अलावा फास्फोरस होगा और पोटास होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। अब देखो एक इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं। देखो नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार की खाद होगी, उसके बाद पोटास देखें हम, और पोटेशियम देखें ये व्हाइट कलर का इस तरीके से। तो ये अलग अलग पैकिंग में होते हैं और इस तरीके के दिखते हैं, जिनको देखो हम पौधों में आपने देखा होगा, जब भी फसल उगती है तो उसमें इस प्रकार के उर्वरक यूज में ले जाते हैं। कह सकते हैं यूरिया भी एक उर्वरक है, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। तो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए कुछ उर्वरक हैं। तो इनमें सबसे पहला कौन सा है? नाइट्रोजन उर्वरक। अब देखो जो नाइट्रोजन उर्वरक है इसमें जो मुख्य घटक होता है वो होता है नाइट्रोजन क्लोरोफिल। कौन सा? नाइट्रोजन क्लोरोफिल। वो क्या करता है? वो प्रकाश संश्लेषण को संतुलित करता है। अब आपको पता है प्रकाश संश्लेषण किसके लिए आवश्यक है? कोई भी पौधा है उसके भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि नाइट्रोजन उर्वरक किसी भी पौधे के लिए भोजन बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और क्या? और नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन और कृषि के उत्पादकों की गुणवत्ता और उत्पादन, इन दोनों को भी बढ़ाने में मददगार होता है। देन अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों से प्राप्त किया जाता है। अगर पूछें कि आपको नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होगा, बोले प्राप्ति का तरीका क्या है, कैसे प्राप्त कर पाओगे आप इसको, तो मैं कहूंगा कि अमोनिया और उसके
उत्पन्न होंगे उनसे हम नाइट्रोजन को प्राप्त करेंगे। अब इसके उदाहरणों में सबसे पहले देख लेते हैं यूरिया। तो यूरिया जो है वो नाइट्रोजनी उर्वरकों में सबसे उत्तम उर्वरक है। अगर बोलें आपसे कि किसी पौधे को नाइट्रोजन उर्वरक देना है तो आप उसके लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइजर्स का नाम बताओगे तो वो होगा यूरिया। रीजन, क्योंकि इसके अंदर 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब इसी के साथ आप एक जीके का जनरल नॉलेज की एक टर्म्स है उसको भी याद कर लें, क्या कि भारत का पहला यूरिया उत्पादन जो कारखाना है वो सिंदरी झारखंड में, कहाँ पे, सिंदरी झारखंड में 1951 में, कब, 1951 में स्थापित किया गया था। तो ये एक तरीके से आपके लिए जनरल नॉलेज की बात हो गई कि यूरिया उत्पादन का पहला कारखाना इंडिया के अंदर कब स्थापित किया गया, तो आप कहोगे कि 1991 में स्थापित किया गया और सिंदरी जो कि झारखंड के अंदर स्थान है वहां पे स्थापित किया गया। अब यह आपको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन उर्वरक क्या होते हैं। अब देख लेते हैं हम फॉस्फेटिक उर्वरक, ये क्या होते हैं। तो इनके अंदर जो मुख्य तत्व होता है, मुख्य तत्व वो होता है फॉस्फोरस। कौन सा, फॉस्फोरस। इसका काम क्या है या फिर कहाँ पाया जाता है, पहले तो ये देख लेते हैं प्राप्ति कैसे होती है। तो जो फॉस्फोरस होता है वो कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पे, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, ये करता है कोशिका की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा अपनी। क्या करता है, एक तो कोशिका की वृद्धि करेगा और साथ ही कोशिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब आपको पता है कोशिका क्या होती है, तो ये जीवन की सबसे छोटी या फिर सबसे छोटी इकाई होती है। किसके लिए, जीवन के लिए। तो ये पौधे वगैरह क्या है आपको पता है, ये भी जीव हैं। और इसके बारे में अगर बात करें कि फॉस्फेटिक उर्वरक के बारे में और क्या जानकारी हमें पता होनी चाहिए, तो फॉस्फेटिक जो उर्वरक होता है ये मेन आपको याद रखना है, क्या कि ये पादपों की जड़ में वृद्धि करता है। अगर कोई भी पौधा है और उसकी जड़ में वृद्धि करनी है या फिर कह सकते हैं उसकी जड़ें कमजोर हैं, तो उसके लिए हम फॉस्फेटिक उर्वरक का यूज करेंगे। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखो सुपर सल्फेट ऑफ लाइम जिसको कि P2O5 कहते हैं। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसके अलावा जिप्सम का मिश्रण, यानी कि दोनों के दोनों कौन कौन से, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और जिप्सम, इन दोनों का मिश्रण अगर हम यूज में लेंगे तो जो बन के तैयार होगा वो P2O5 अर्थात सुपर फॉस्फेटिक ऑफ लाइम बन के तैयार होगा, जिसके अंदर 16 से 20 कितना, जिसके अंदर 16 से 20% क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। क्या होगा, फॉस्फोरस, जो कि हमें फॉस्फेटिक उर्वरक से प्राप्त होगा, जिसका नाम होगा सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, जिसका केमिकल अगर नामकरण करें हम तो हो जाएगा P2O5। तो ये फॉस्फेट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अभी देख लेते हैं हम पोटास उर्वरक। अब पोटास उर्वरक के अंदर जो मुख्य तत्व होता है, मुख्य तत्व वो होता है पोटेशियम। क्या, पोटेशियम। अब ये क्या काम करता है, सबसे पहले इसका यूज देख लेते हैं कि पौधे के लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है। तो ये पादप की जल उपयोग और सूखा सहनशीलता अर्थात अगर पौधे के अंदर पानी कम है तो उसकी सूखे रहने की सहनशीलता को बढ़ाता है। इसके अलावा फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने में भी उपयोगी होता है। तो देखो आप, नाइट्रोजन क्या करता है, एक तरीके से पौधे की वृद्धि में आवश्यक है, और फास्फोरस इससे पहले पढ़ा था वो क्या करता है, जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है। और पोटास की बात आई तो पोटास करता है सूखे की सहनशीलता को बढ़ाता है और पौधे के अंदर लगने वाले फल और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करता है। और क्या करता है, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट काम है तने को मजबूत करना। जो पोटेशियम है ये तने को स्ट्रॉन्ग करता है और पादप की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, अर्थात पादप को किसी भी रोग से बचाने में उपयोगी होता है। क्या, पोटास। अब पोटास के कुछ उदाहरण ले लेते हैं पोटास उर्वरक के, तो वो है पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KCl और पोटेशियम नाइट्रेट अर्थात KNO3। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट अर्थात K2SO4। ये क्या हैं, ये उर्वरकों के उदाहरण हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम तीनों अकार्बनिक
देख चुके हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन देख लिया, फॉस्फेट देख लिया और पोटेशियम देख लिया। अभी चौथा देखते हैं हम नाइट्रोजन पोटास उर्वरक। यही है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस उर्वरक होगा, क्योंकि पी है ना। हाँ, क्या है, एन और पी। तो एन से नाइट्रोजन होता है और पी से होता है फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस उर्वरक। अब ये क्या होता है, तो ये मृदा में, चूंकि देखो दो ही है ना इसके अंदर, एक तो एन है और एक पी है, ये से हो गया नाइट्रोजन, एन से क्या हो गया, नाइट्रोजन, और पी से हो गया फॉस्फोरस। तो इसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं जो कि मृदा में इन दोनों की पूर्ति करते हैं, और इन्हें नाइट्रोजनी और फॉस्फेटी उर्वरकों को उचित मात्रा में मिलाने पर प्राप्त किया जाता है। क्योंकि एनपी उर्वरक है तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन भी चाहिए और फॉस्फेटी भी चाहिए, और इन दोनों को उचित मात्रा में अगर हम मिलाएंगे तो कुछ हमें एनपी उर्वरक प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कैल्शियम सुपर फास्फेट नाइट्रेट और अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट। इसके अलावा डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो आपने काफी सुना होगा, जिसको डीएपी के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण अंचल में जिसको डीएपी के नाम से बहुत प्रचलित है। तो डीएपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये क्या है, ये एक तरीके से एनपी उर्वरक का उदाहरण है। अभी हम देख लेते हैं एनपी के उर्वरक। अब एनपी के उर्वरक, इसके अंदर क्या क्या है, तो हम कहेंगे इसके अंदर नाइट्रोजन है, पी से फास्फोरस है और के से पोटास है। अब ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये पोषक तत्व हैं। क्या हैं, पोषक तत्व। अगर ये तीनों पोषक तत्व जिस उर्वरक के अंदर हैं तो क्या हम उसे पूर्ण उर्वरक नहीं कह सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसलिए हम एनपी के उर्वरक को पूर्ण उर्वरक भी कहते हैं। अब ये ऑलरेडी आपको पता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों होते हैं। तो ये तीनों पोषक तत्व मृदा को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको पूर्ण उर्वरक भी कहते हैं। और इनको प्राप्त कैसे किया जाता है, तो हम नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम इन तीनों को एक उचित मात्रा में मिलाएंगे और उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो पूर्ण उर्वरक प्राप्त होगा। अब इनको जो इनकी मात्रा होती है, एक तरीके से जो अनुपात होता है वो मोलर अनुपात 19:19:19 का होता है। तो हम कह सकते हैं कि देखो एनपीके, ये लिख दिया है मैंने, ग्रो बास्केट, तो इनका जो अनुपात है वो 19:19:19 होता है। अब एक इमेज के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा तीनों, कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास इन तीनों का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है पादप के लिए। तो देखो नाइट्रोजन जो होता है वो अप करता है, अप का मतलब पौधे की वृद्धि के लिए सहायक है। नाइट्रोजन किसके लिए सहायक है, वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए। अब बात की जाए फास्फोरस की, तो फास्फोरस क्या करता है, ये हमारी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, अर्थात जड़ों के लिए उपयोगी है, जड़ों के लिए। अब बात की जाए पोटेशियम की, तो पोटेशियम क्या करता है, ये ऑल अराउंड करता है। ऑल अराउंड का मतलब कि ये अपने तने को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा ये फल और पत्तियों या फिर फूलों इनके लिए भी उपयोगी होता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों की तीनों उर्वरक हमारी समझ में आ चुके हैं। और यहीं हम कह सकते हैं कि उर्वरक जो पांचों प्रकार के होते हैं अकार्बनिक, वो भी हम समझ चुके हैं। अभी आगे देखते हैं जैविक खाद, अर्थात कार्बनिक उत्पाद, कार्बनिक उर्वरक। अब कार्बनिक उर्वरक हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, वो क्या होते हैं, तो देखो ये पौधों और जानवरों से प्राप्त प्राकृतिक उर्वरक हैं। क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर हैं। ये क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर, जो कि हमें पौधों की पत्तियों से या पौधों की तने से जो कि गल जाता है, या फिर जानवरों के जो अपशिष्ट होते हैं उनका मूत्र होता है या गोबर होता है उससे प्राप्त होता है।
इसका काम क्या होता है? ये देता है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक, जिससे क्या होती है, जिससे मृदा समृद्ध होती है। और अगर मृदा समृद्ध होगी तो पौधे की वृद्धि एक सही तरीके से हो पाएगी। और क्या करता है ये जो हरे भोजन के लिए जो पत्ते हरे दिखते हैं, जिनको जानवर खाते हैं, उनके लिए मुख्य पोषक तत्व है। कोई भी चीज जो हरी है, जिसका पौधा आ रहा है, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने भोजन में भी किसी प्रकार से, जैसे पालक है, मेथी है, हरी सब्जियां हैं तो कह सकते हैं जो हरी सब्जियां, उनके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी जो पोषक तत्व होता है या जो खाद होती है, उर्वरक होता है, वो होता है कार्बनिक उर्वरक अर्थात जैविक खाद। उत्पादन कैसे किससे होता है इसका? तो देखो, कृषि के अपशिष्ट होते हैं, जिसमें भूसा हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं, पशुधन खाद हो सकता है, औद्योगिक अपशिष्ट हो सकता है। तो इन सब के मिलाने से हमें जैविक खाद प्राप्त होता है। एक आपने और सुना होगा नाम, जिसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये क्या होता है? तो देखो, छोटे छोटे केचुए होते हैं। देखो, इस इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो क्या है, ये केचुए हैं। तो इन केंचुओं को जब जैविक खाद में छोड़ दिया जाता है, तो ये केंचुए जब अपनी प्रक्रिया करते हैं, एक तरीके से इनका काम होता है कंटिन्यू चलायमान रहना। अब इससे ये जैविक खाद के अंदर कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर निकलते हैं। तो इससे जो जैविक खाद होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? सॉफ्ट। और इस प्रकार से जो खाद बनती है, उस खाद को बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है किसी भी खाद या किसी भी उर्वरक की अपेक्षा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जिसका उत्पादन केंचुए करते हैं जैविक खाद के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अभी हम देख लेते हैं उर्वरकों के लाभ, यानी फर्टिलाइजर्स के लाभ क्या क्या हैं। तो पोषक तत्वों की विशिष्ट प्रकृति, पोषक तत्वों की विशिष्ट प्रकृति अर्थात उनके नेचर के आधार पर हम इनका चयन करते हैं। और चयन करते हैं तो कोई विशेष प्रकार की, जैसे मान के चलो किसी पौधे के अंदर हमें नाइट्रोजन की जरूरत है, तो किसी के अंदर हमें फास्फोरस की जरूरत है, तो किसी के अंदर हमें पोटास की जरूरत है। तो जिस पोषक तत्व की हमें जरूरत होती है, उसी उर्वरक को हम यूज में ले लेते हैं और उस पौधे की पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, और क्या लाभ है? ये जो उर्वरक होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए मिट्टी में भी आसानी से घुल जाते हैं। और मिट्टी में आसानी से घुलने के कारण ये पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है इनका उपयोग? कि ये अगर जैसे ही कोई सी भी फसल में या किसी पौधे में इन उर्वरकों को दिया जाता है, तो ये फसल की तेजी के साथ वृद्धि करते हैं, अर्थात इनका असर काफी तीव्र दिखाई पड़ता है। तो इस कारण जो फसल की उत्पादन होता है, जो उपज होती है, उसमें भी पर्याप्त वृद्धि होती है। और जिसके कारण हम बड़ी आबादी को, किसको? बड़ी आबादी को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए आप देखें तो देश की आज़ादी से पहले हमारे पास खाद्य पदार्थों की या खाद्य फसलों की इतनी पूर्ति नहीं हुआ करती थी। तो 70 और 80 के दशक में हमने भरपूर मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण बड़ी मात्रा में हमें जो खाद्य फसलें हैं, जैसे गेहूं हैं, उनका हमें उत्पादन तो मिलने लगा, लेकिन साथ ही साथ इन उर्वरकों के कुछ दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उर्वरकों के नुकसान क्या क्या हैं? पहली बात तो ये महंगे होते हैं, आम किसान इनको खरीदने में असमर्थ होता है, अगर खरीदता भी है तो उसे फसल का उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। और क्या है, इनमें कई घटक उर्वरकों में ऐसे होते हैं जो त्वचा और श्वसन प्रणाली को जहरीला बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जहरीला बना देते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और क्या है कि अगर इन उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो पौधे को क्या होता है? नुकसान होता है। साथ ही साथ मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो ये क्या हो गए? ये उर्वरक के नुकसान हो गए। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान क्या है
कि अगर लंबे समय तक हम इनका उपयोग करते हैं तो सूक्ष्म जीवों की जो गतिविधियां हैं वो कम हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों से क्या मतलब है, तो मैं कहूँगा सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के कारण ही कोई फसल है वो अच्छा उत्पादन देती है। उत्पादन क्या देती है? अच्छा देती है। और अगर इन सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां अगर धीमी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक इनको प्रयोग में लाने के बाद हमारा उत्पादन भी कम होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि मृदा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है और उसका पीएच बदल जाता है, और पीएच इस लेवल तक बदल जाता है कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। तो आपने देखा होगा इसका ताज़ा उदाहरण कि पंजाब ने, किसने? पंजाब स्टेट ने सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज किया है, और आज पंजाब के अंदर स्थिति ऐसी देखी जाती है कि वहाँ पे हर एक घर में एक पेशेंट आपको कैंसर का मिल जाएगा। तो उसका कारण है कि उन्होंने अपनी ज़मीन के अंदर, अपने खेती के अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत अधिक मात्रा में किया कि उन्हें अधिक उत्पादन मिल सके, अधिक पैसा कमा सकें, लेकिन उसका खामियाजा अभी उनको भुगतना पड़ रहा है कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के रहते हुए। क्यों? क्योंकि ये उर्वरक के कारण उत्पन्न हो गई। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि क्या क्या नुकसान हुए फर्टिलाइजर्स के, उर्वरकों के, और ये हम देख चुके हैं, पूरा अपना उर्वरक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देख लेते हैं योजक अर्थात वाइडर्स क्या होते हैं। तो देखो, एक इमेज है, उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई पिगमेंट है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, कोई बिल्कुल सूखा है, और ये वाइंडर्स है। वाइंडर्स अर्थात जिसमें ये घोला जा रहा है। तो पिगमेंट और वाइंडर्स दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पेंट बना रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि योजक क्या कर रहा है। तो योजक इस पाउडर को अपने आप में मिलाकर, एक कम रूप में पिगमेंटेशन है, उसको अपने आप में मिलाकर पेंट को अधिक मात्रा में सामने लेके आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि पेंट सामने आ रहा है। तो ये एक उदाहरण है, जिसके द्वारा आप समझे होंगे कि योजक क्या है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि योजक अर्थात बाइंडर्स क्या होते हैं। तो बाइंडर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पाउडर सामग्री, किसकी? पाउडर सामग्री को चिपकाने वाले गुणों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। कि अगर कोई पाउडर सामग्री है, उसके अंदर अगर हम कोई बाइंडर्स डाल रहे हैं तो जिसके कारण वो पाउडर है वो चिपक जाएगा और योजक की तरह काम करेगा। तो पहले चीज तो कि ये चिपकाने वाले गुण प्रदान करता है। कौन? योजक। और क्या है? योजक जो है इन पदार्थों को सूखा, क्या? सूखा या तरल रूप में टैबलेट बनाने के दौरान उसमें चिपकाने का गुण समावेशित कर देता है। कहने का मतलब कोई भी तरल पदार्थ है या फिर कोई भी सूखा पदार्थ है, ये दोनों की दोनों क्या हो सकते हैं? ये दोनों की दोनों योजक हो सकते हैं। क्या? योजक। या तो वो सूखे के रूप में होगा या फिर तरल रूप में होगा। तो उसके बाद टैबलेट, जो कि मेडिसिन में यूज में लेते हैं हम, तो वो टैबलेट कैसे बनती हैं? तो उन टैबलेट के जो मेन सप्लीमेंट होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसे हम योजक कहते हैं। अब वो योजक या तो सूखे के रूप में भी हो सकता है या तरल रूप में भी हो सकता है। अब मेन काम क्या हुआ? मेन काम वही हुआ कि चिपकाने का काम करता है। अब चिपकाने के साथ साथ इसका एक काम और है, वो क्या है? संपीड़िता। अब ये आप जानते होंगे संपीड़न किसे कहते हैं? किसी चीज का दबना। ये गुण भी योजक के अंदर होता है। इसके अलावा प्रवाह प्रकृति। प्रवाह प्रकृति कहने का मतलब कोई भी पाउडर है सप्लीमेंट फॉर्म में, अब वो दाने के रूप में हो सकता है या इस रूप में हो सकता है कि आराम से उसका इजीली प्रवाह नहीं हो रहा है। तो अगर हम योजक को या बाइंडर्स को उसके अंदर मिलाते हैं तो उसका जो प्रवाह है वो आसानी से हो जाता है। अर्थात एक दूसरे के साथ वो इस तरीके से मिल जाते हैं कि उन दोनों को हम पहचान नहीं सकते कि इनमें से अलग क्या है। एक तरीके से कह सकते हैं कि संगामी मिश्रण हो जाता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं? तो देखो,
कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अब ये क्या होता है, तो देखो एक आई ड्रॉप आती है ना, उसके अंदर ये मिलाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि एक योजक है, क्या, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। इसके अलावा सोडियम सेलुलोज, ये भी एक बाइंडर्स है। देन जिलेटिन है, ग्लूकोज है, ग्वार है, गोंद है, स्टार्च है, लैक्टोज है और पेविडोन है। ये भी सारे के सारे योजक के या बाइंडर्स के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो ये आप समझ गए होंगे योजक क्या होता है, योजक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसके उदाहरण हैं। अभी योजक के हम गुण देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए कि वो योजक बनने की स्थिति में आ जाएं। तो पहली चीज, ये गैर विषैले होने चाहिए। गैर विषैले होंगे तभी इन्हें उन चीजों में मिलाया जा सकता है। इसके अलावा वो नियामक एजेंसी अर्थात ऑथराइज एजेंसियों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिकल की या किसी भी चीज़ की जिसके अंदर हम योजक मिला रहे हैं, वो एजेंसी, ऑथराइज एजेंसी इसे स्वीकार नहीं कर रही है और हम उसका यूज कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो गैर विषैले होने चाहिए। इसके अलावा वो ऑथराइज एजेंसियों के द्वारा स्वीकार्य होने चाहिए। देन उसके अंदर और क्या गुण होने चाहिए, वो लागत कम होनी चाहिए उसकी, और क्रियात्मक रूप में निष्क्रिय होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्रियात्मक रूप में निष्क्रिय? अगर किसी भी मेन सप्लीमेंट के अंदर हम योजक मिला रहे हैं, अब योजक का काम क्या है, योजक का काम है कि चिपकाने वाली प्रवृत्ति और प्रभाव वाली प्रवृत्ति या संपीड़न की प्रकृति। देखो तीन गुण कौन कौन से, एक तो चिपकाने का और एक संपीड़न का, और चिपकाने का, संपीड़न का और प्रभाव का, ये तीन गुण होने चाहिए। ये तीन गुण हैं उसके अंदर, इसके कारण हम योजक का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये योजक क्रियात्मक रूप से सक्रिय हुआ तो हो सकता है कि जिस मेन सप्लीमेंट के साथ हम इसे मिला रहे हैं उस सप्लीमेंट के साथ ही क्रिया करके कोई थर्ड एजेंट बना दे या थर्ड पार्ट बना दे, तो जिसका हमें पता ही नहीं है कि कौन सा बनेगा, या एक तरीके से वो हमारे लिए जहरीला भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो एक्टिवनेस होनी चाहिए अर्थात क्रियात्मक रूप होना चाहिए, वो निष्क्रिय होना चाहिए। और क्या है योजक के गुण, कि इस योजक के अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया या फंगस, कह सकते हैं जीवाणु या कवक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जीवाणु और कवक उसके अंदर होंगे तो वो आगे क्रिया करके और कुछ भी बना सकते हैं। इसके अलावा वो उचित रंग का होना चाहिए, कि योजक वो जो है वो उसी रंग का होना चाहिए जिस रंग में हम उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा वो खाद्य रूप में अनुमोदित होना चाहिए। ये खाद्य नहीं है, खाद्य रूप अर्थात खाने वाली चीजें उसके अंदर होनी चाहिए कि उसे इस रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अगर हम उसे कंज्यूम भी करें, खाएं, तो किसी प्रकार का हमारे ऊपर दुष्प्रभाव ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि व्यावसायिक रूप से भी आसानी से उपलब्ध हो, कि ये सारे गुण हों और उसकी उपलब्धता ही नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो क्या होना चाहिए कि व्यावसायिक रूप से भी आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ये हो गए योजक के गुण। अभी हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर अर्थात कृत्रिम मधुरक। अब ये क्या होते हैं, कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं? तो देखो, कार्बनिक और रासायनिक यौगिक जो खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, मीठा बनाते हैं। क्योंकि देखो यहां पे आपने देखा क्या लिखा मैंने, आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसे कि मानव द्वारा निर्मित किया जा रहा है, और स्वीट का मतलब मीठा होता है, और स्वीटनर्स यानी कि मधुरक। तो ऐसे कार्बनिक या रासायनिक यौगिक जो खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृत्रिम मधुरक कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा काफी, जैसे सैकरिन है, एस्पार्टम है, एलिटेम है और सैक्रेलोस है। क्या है? सैक्रेलोस। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर के उदाहरण हैं। एक बार वापस से बोल रहा हूं, सैकरिन, एस्पार्टम, एलिटेम और सैक्रेलोस। क्या? सैक्रेलोस। अब इसमें से हम एक देख लेते हैं कि सैकरिन।
सैकरिन क्या होता है? तो ये ओ सल्फोवेंजोइक अमाइड होते हैं। क्या होते हैं? ओ का मतलब यहां ले सकते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के सल्फोवेंजोइक अमाइड होते हैं जिनको कि हम सैकरिन कहते हैं। और सैकरिन किसका उदाहरण है? एक मधुरक का उदाहरण है, कृत्रिम मधुरक का उदाहरण है। ये क्या होते हैं? ये जल में एविलय होते हैं, किंतु सोडियम लवण जल में विलय होते हैं। किसमें? अगर जल में इन्हें घोलेंगे तो ये अविलय रहेंगे, लेकिन वहीं पे अगर इनको सोडियम लवण में या सोडियम लवण जल में घोलेंगे तो पूरी तरीके से घुल जाएंगे। और क्या गुण होता है इनके अंदर? ये जो शर्करा होती है जिसे चीनी हम कहते हैं, उस चीनी से 600 गुना तक मीठा होता है। कहने का मतलब अगर हम कोई भी पदार्थ है, या मान के चलो कितना पानी ले लिया हमने, एक लिमिटेड पानी क्वांटिटी में पानी ले लिया। क्या ले लिया? एक ड्रम है, इसको हमने पानी ले लिया। अब इसके अंदर हमने माना कि इसके अंदर 6000 या फिर 600 लीटर, इसके अंदर 600 लीटर क्या है? पानी है। अब अगर हम इस 600 लीटर पानी को क्या करना है? मीठा करना है, मीठा। तो इस 600 लीटर पानी को मीठा करने के लिए हमने कह दिया कि हमें 6000 केजी क्या चाहिए? शुगर चाहिए, अर्थात चीनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास 6000 केजी या 6000 किलो चीनी नहीं है, लेकिन मुझे इस पानी को मीठा करना है, तो इसका कोई दूसरा उपाय क्या हो सकता है? तो मैं कहूँगा इसके लिए दूसरा उपाय हो सकता है कि आप सिर्फ 1 केजी सैकरिन ले आओ। क्या ले आओ? सैकरिन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने पानी को 600 किलो चीनी मीठा करती है, उतने ही पानी को 1 किलो सैकरिन उतना ही मीठा कर देगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ये शर्करा से 600 गुना तक मीठा होता है। और क्या है? और यह है कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं, जो शुगर पेशेंट होते हैं, वो शर्करा के स्थान पर सैकरिन का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे ये इतना मीठा होता है चीनी से भी, फिर भी सैकरिन का यूज करते हैं, क्यों? तो इसका रीजन होता है क्योंकि ये मानव शरीर, किसके द्वारा? मानव शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते, सिर्फ टेस्ट के रूप में काम देते हैं। कोई भी पेशेंट हो तो उसको टेस्ट ऐसा लगेगा कि मीठा है ये, लेकिन उसका जो शरीर है वो इसे अब्जॉर्व नहीं करेगा और मल मूत्र के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे सैकरिन क्या होता है, और इसी के द्वारा आपने समझ लिया होगा कि मधुरक भी क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चित्र के द्वारा कि देखो ये इतनी सारे 1 चम्मच क्या है? चीनी। इस 1 चम्मच चीनी इस 1 गिलास या 1 कप चाय को, टी को मीठा करने के लिए यूज में ली जा रही है। वहीं पे किसी भी स्वीटनर, ये हो सकता है सैकरिन हो या और कोई एस्पर्टम हो, इस 1 चम्मच चीनी की जगह सिर्फ एक छोटा सा भाग, कह सकते हैं अगर ये पूरा 100% है तो 100% का सिर्फ मैं यूज ले रहा हूँ 10%, या फिर कह सकते हैं कि 5% यूज ले रहा हूँ, और वो चीनी या वो पदार्थ, वो स्वीटनर, मधुरक उसे उतना ही मीठा कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मधुरक। क्या? मधुरक। और एक लाइव एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपके द्वारा, आपके लिए एक लाइव एग्जाम्पल भी बता देता हूं। ये आपने बहुत सारे टीवी के ऐड आते हैं, टीवी पे ऐड आते हैं, उसमें देखा होगा कि कोई भी शुगर का पेशेंट है वो शुगर फ्री का यूज करता है। ऐड में इसे शुगर फ्री के नाम से प्रसारित किया जाता है। तो एक्चुअली ये शुगर फ्री क्या है? ये शुगर फ्री नहीं है, इसके अंदर शुगर तो है, आपको टेस्ट तो देगा कि ये शुगर जैसा, ये मीठा ही लगेगा, लेकिन ये आपके शरीर के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, शरीर द्वारा अवशोषित नहीं होता है, शरीर द्वारा अवशोषित नहीं होता है, जिसके कारण ये हमारी हेल्थ को ठीक रखता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि स्वीटनर क्या होते हैं, अर्थात मधुरक क्या होते हैं। ठीक है, बहरहाल अभी हम देख लेते हैं पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो, सबसे पहले हमने बेसिक देखा जिसके अंदर संश्लेषित
और प्राकृतिक दोनों की दोनों ड्रग्स देखे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें एंटीऑक्सीडेंट देखे, उसके बाद परिरक्षक देखे, देन पीड़कनाशी देखे, और पीड़कनाशी के अंतर ही आते हैं कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी। उसके बाद हमने अभी उर्वरक देखे, फर्टिलाइजर्स, योजक देखे और कृत्रिम मधुरक देखे। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।